हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आप स्क्रीन पर ये गुड कंटेंट देख रहे हैं। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। आप स्क्रीन पर ये हेडिंग देख रहे हैं, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स ये आपके यूनिट 1 सिलेबस का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो है आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाता है। तो लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स समझना इसलिए ज़रूरी है कि किस कंडीशन में हम लोग टैक्स को लगाएंगे, और कब और कैसे और कौन लोग इसको कलेक्ट करेंगे। जब टैक्स लगाया जाएगा तब बात आती है कि सर टैक्स तो लगाया जाएगा, ये हम समझ गए हैं। तो आपने ये देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स इम्पोज किया जाता है, ये भी आप समझ गए। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो इनडायरेक्ट टैक्स है, मैं आईटी लिख रहा हूँ, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स के लिए उसको हम इम्पोज करेंगे। वो यहाँ पर जीएसटी के टर्म से यूज होगा। अब ये जीएसटी का जो टर्म है, इसको जब यूज किया जा रहा है तो इसको चार्ज करने वाले दो लोग होंगे, इसके दायरे के अंदर दो लोग होंगे। एक वो जो इस टैक्स को पे करने वाले बंदे होंगे, और एक वो लोग जो इसको कलेक्ट करने वाले लोग होंगे। ठीक। इसके बाद में इसी पर ही जो मेन पार्ट है, जहां पर डिपॉजिट किया जाता है, ये इसके गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे, जो एजेंसीज होंगी जहां पर पेमेंट होगा। तो अब जीएसटी में जो पे करने वाले टैक्स के लोग में है, उनको हम लोग इतनी बार पढ़ चुके हैं, ये हमारे पास परचेजर के कैडर में आते हैं। देन यहाँ पर हम कलेक्टेड की बात कर रहे हैं, तो ये वो बंदा है जो बेटा सेल कर रहा होता है। तो सेल करने वाले बंदे के ऊपर हम लोग टैक्स देंगे। इसने क्या किया कि इससे टैक्स लिया, और टैक्स लेने के बाद में ये इसने ऑफिसर को ले जा करके सबमिट कर दिया, और ऑफिसर जो है वो गवर्नमेंट को दे देता है। तो देखिए, इस जगह पर टैक्स लगने की बात हुई। जो बंदा टैक्स कलेक्ट कर रहा है, उसने जो सेल किया है, या गुड्स का सेल या सर्विस की सप्लाई करी है, तो उसके लिए जो टर्म यूज हुआ, इतना आप सब समझ चुके हैं कि वो सप्लाई होनी चाहिए। और दायरे में कौन सी आएगी, उसके लिए भी आपको ये समझना है कि जो एग्जम्प्ट है उनके ऊपर हमें टैक्स नहीं लगाना है। तो पहली ज़रूरत थी कि सप्लाई का क्या मतलब है और एग्रीगेट सप्लाई का क्या मतलब है, तभी इनको हम इस दायरे में लेकर के आते हैं। तो जब हम लेवी की बात करें, तो लेवी के केस में इनके ऊपर, गुड्स के ऊपर लगाया जा रहा है टैक्स, जिसको कि ये लोग सेल कर रहे हैं। और जब कलेक्शन की बात आती है, तो ये यहाँ से शुरू होता है और ये पूरा एरिया यहाँ तक जाता है, जो गवर्नमेंट को कलेक्ट करके दे दिया जाता है। इतना जो टर्म है वो डेफिनेशन के थ्रू आपके सिलेबस में दे रखा है, कुछ मीनिंग के थ्रू दे रखा है, कुछ सप्लाई के कंटेंट कंपोजिट फॉर्म पे दे रखे हैं, कुछ कंटेंट मिक्स्ड फॉर्म पे दे रखे हैं। उनका अलग अलग टैक्स रेट है। उन्हीं ही सब कॉम्बिनेशन को ले करके ही हम टैक्स लगा सकते हैं, क्योंकि जब तक हमको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा टर्म टैक्स के दायरे में आता है, तब तक हम उनको टैक्स की कंडीशन में नहीं ले पाएंगे, मतलब दायरे में हम इसको नहीं ले पाएंगे। तो अब क्या क्या चीज़ें इसके अंडर में है, जिसको लेकर के बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होती है, तो वो एक साइड से, एक जगह से मुझको मिला, ये फास्ट आस्किंग क्वेश्चन है। इस फास्ट आस्किंग क्वेश्चन में जो कंटेंट है सप्लाई के, वो इंक्लूड होते हैं, जिनको हम सेक्शन 7 में समझते हो पढ़ चुके हैं। अब क्या क्या चीज़ें इस सप्लाई के अंडर में आएंगी, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो बच्चे के मन में यही आता है कि इसके अंडर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ द टर्म सप्लाई एज डिफाइंड अंडर CGST एक्ट। तुरंत मन में आएगा कि सर सप्लाई में हम कौन कौन सी एक्टिविटीज को लेंगे। तो अगर आप
डेफिनेशन के थ्रू जाते हैं तो इसको एक्सप्लेन सेक्शन 7 के पॉइंट 1 में करा गया है। सप्लाई के केस एग्रीगेट सप्लाई क्योंकि डेफिनेशन का पार्ट था, हम लोगों ने एग्रीगेट सप्लाई ले लिया था। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब था कि सारी की सारी सप्लाई, उसके साथ में जो सर्विस है, उन सबको क्वालिफाइंग अमाउंट के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे टर्म जो बात हो रही है वो सप्लाई की टर्म हो रही है। जब भी सप्लाई के टर्म की बात होगी तो मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पे सप्लाई के लिए दोनों चीजों को ध्यान में रखेंगे, मतलब गुड्स को भी रखते हैं और सर्विस को भी रखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको मैं अभी लेमैन लैंग्वेज देसी भाषा में बोल रहा था कि हम इनको ले लेंगे या फिर हम इनके कॉम्बिनेशन को दे लेंगे। और ये क्या क्या हो सकती हैं, ये चाहे सेल हो या फिर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दिया हो या बाल्टर एक्सचेंज में यूज करा गया हो, किसी लाइसेंस के दौरान दिया गया हो कि आप यूज कर सकते हैं, रेंटल हो किराए पर मतलब दे दिया हो, लीज के ऊपर रॉयल्टी चैप्टर आपने पढ़ा है, लीज आप जानते हैं, और डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू बी मेड, या उसको यूज करने के लिए रेडी है दूसरी पार्टी और आप दे रहे हैं या फिर तैयार हो गए हैं, किस चीज के लिए, कंसिडरेशन के लिए। तो कंसिडरेशन की भी डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं, पूरी डेफिनेशन मैंने कंसिडरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको बताया था और एग्जामिनेशन के लिए भी कंसिडरेशन के लिए इम्पोर्टेंट लिख दिया था, इसमें बहुत से एग्जाम्पल बताए थे। तो जरूर जिन्होंने ना पढ़ा हो वो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो कंसिडरेशन की अगेंस्ट में इस तरह से अगर डीलिंग्स हैं उनको हम इस तरह का, मतलब जो ऊपर मैंने पॉइंट्स पढ़े मैं उनको दोबारा रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, वो सब सप्लाई के अंडर में आ जाते हैं। तो सप्लाई का टर्म जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए सप्लाई आपको पढ़ना है। सप्लाई का भी एक ग्रैंड फादर है जो जगह जगह यूज किया जाता है, जिसके लिए हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्योंकि कुछ सप्लाई के कंटेंट ऐसे हैं जो टैक्सेबल हैं, कुछ एग्जम्प्टेड हैं, मगर जब ओवरऑल सप्लाई का टोटल होता है तो सारे ही सप्लाई रख लिए जाते हैं, चाहे वो एग्जम्प्टेड हो और चाहे वो टैक्सेबल हो। तो यहाँ पर पहले तो आपका मन में एक क्वेश्चन रहता है, वो डाउट क्लियर हुआ कि इसके अंदर में हम सप्लाई को ले लेंगे। सप्लाई कौन कौन सी होंगी, कैसी कैसी होंगी, सब चीज़ें इसके अंडर में आ जाती हैं। देन इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन, देखो फिर से आंसर में कंसिडरेशन टर्म इंक्लूड हो रहा है, वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो अगर आपने सर्विसेज जो हैं उनको ले लिया है, यूज कर लिया है, चाहे उनके लिए अभी तुरंत पैसा दे दिया गया या फिर आप बाद में पैसा देने की बात कर देते हैं, ये भी टर्म आ जाएगा। सर ये टर्म तो सर्विस का जो आप बता रहे हैं ये तो सर ऊपर भी आ गया था, बोथ में भी सर्विस आ गया था। तो यहाँ पे इस सर्विस का स्पेसिफिक ऐसा क्या मतलब है कि हम अलग से पढ़ें, देख लीजिए। इसलिए पढ़ें क्योंकि जब हम ऊपर की बात कर रहे थे तो वो सारे के सारे टर्म किसके अंडर में आ गए थे, वो डोमेस्टिक टर्म के लिए था। और यहाँ पर स्पेसिफिकली बात हो रही है इन के लिए कि आपके बिजनेस में ये चीज़ें इन हो रही हैं, ऊपर वाले टर्म तो आउट के लिए थे। देन पॉइंट नंबर थर्ड आते हैं, द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, कौन सी, इससे मतलब नहीं, बस आपको ध्यान दे लेना है कि ये शेड्यूल 1 की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी, और तो और जो शेड्यूल 2 के केस में है उनको भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। तो द एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज रेफर्ड। यहाँ पर और इसमें डिफरेंस समझिए, इसमें इसमें क्या है, ये एक जर्नल स्पेसिफिक कैटेगरी है जिसमें एक्ट बनाते समय सप्लाई में काफ़ी चीज़ों को यूज़ कर लिया गया, मगर कभी कभी अमेंडमेंट भी होते हैं और कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको लेकर के डाउट होता है, तो उनकी पूरी एक लिस्ट बना दी जाती है। उन्हीं लिस्ट को जब हम देखते हैं तो वो शेड्यूल में होते हैं।
अब जैसे यहाँ पर बोला गया गुड्स, गुड्स एज ए सेल, तो जब गुड्स एज ए सेल हो रहा है और सर्विस है तो ये एक एक्टिविटी हो गई। अब इनके अंडर में कौन कौन से वो गुड्स हैं जो कंसीडर होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि जब लग्जरी गुड्स हैं तो लिस्टिंग अलग हो जाएगी, एसेंशियल गुड्स हैं तो लिस्टिंग अलग हो जाएगी। कहने का मतलब है कि जब हम लेवी करें तो लेवी के टाइम पर सप्लाई को कंसीडर करना है। सप्लाई का क्या मतलब होगा वो आपका इस सेक्शन में गिवन हो गया। ये कुछ पॉइंट बच्चों के मन में अक्सर आते रहते हैं। देन आगे आते हैं पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये 1 हम लोगों ने कंप्लीट करा। जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बताएंगे, बाकी तो बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत पॉइंट्स है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। इज इट रिक्वायर्ड टू डिस्टिंग्विश वेदर पर्टिकुलर सप्लाई इन्वॉल्व सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग है, आप इसको समझिए कि सर क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये तो हम समझ गए कि सप्लाई है, और सप्लाई के अंदर जो है वो गुड्स भी आता है, ये भी सर हम समझ गए। सप्लाई के अंदर सर्विस भी आता है, हम सर ये भी समझ गए। सप्लाई के अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन भी आता है, ये भी इतने दिनों में हम समझ गए। एग्जाम्पल बता देते हैं। गुड्स, आप मार्केट गए, पेन और रजिस्टर खरीद लिया, है गुड्स है। कोचिंग पढ़ने के लिए गए, टीचर ने पढ़ा दिया, ये सर्विस हो गई। सारे आइटम एक ही जगह मिल गए तो बोथ हो गया। तो ये तो है तो सप्लाई, जीएसटी में आएगा, टैक्स देना पड़ेगा। मगर अब क्या सर ये ज़रूरी है सप्लाई का पूरा कॉम्बिनेशन हम ले लें एक साथ, इनको अलग अलग करना और पढ़ना और समझना क्या हमारे लिए ज़रूरी है? तो इसका सिंपल सा आंसर है यस। सर क्यों ज़रूरी है? बेटा स्पेसिफिक रेट्स हैं, कंटेंट्स हैं, उनके बेनिफिट्स के लिए आपको सब बताना और करना ज़रूरी है। क्या लिखा है आगे? स्पेसिफिक सर्टेन प्रोविजन सेपरेटली, प्रोविजंस सेपरेटली फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि गुड्स के लिए अलग है, सप्लाई की अलग है। सेक्शन 12 एंड 13 देयरफॉर प्रोवाइड्स फॉर असर्टेनिंग द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म में बार बार आता है टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि गुड्स के लिए अलग है और सर्विसेज के लिए अलग है। अगर आप अलग अलग नहीं करेंगे तो फिर सप्लाई का रेट कैसे लगाया जाएगा? जब टाइम के ऊपर ही टैक्स लगना है, एडवांस मिलना है तो उसके ऊपर लगना है, जब टाइम ही नहीं पता तो कैसे लगाएंगे? इसलिए सिंपल सा आंसर है कि यस, हमें इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत है। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ मैं ताकि आपको दिखता रहे। हाउ टू डिस्टिंग्विश वेदर पर्टिकुलर सप्लाई इन्वॉल्व सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। चलिए सर आपकी बात हमने मान ली कि गुड्स और सर्विसेज जो है उनको हमें अलग अलग करना है, मिला हुआ है, तो ये हम कैसे जानेंगे? आप ऐसे नहीं जान पाएंगे, कोई आपको दिव्य दृष्टि नहीं मिली है। तो इसको जानने के लिए देखो शेड्यूल दे रखा है, इस शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग पूरी लिस्टिंग कर दी गई है। उस लिस्टिंग में बता दिया गया है कि व्हेन ट्रीटेड एज गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इसी के अकॉर्डिंग। तो हमें सर आंसर में क्या लिखना है? क्या पूरी लिस्ट छाप देनी है? बस आपको समझना है कि शेड्यूल 2 जो है वो आपको कितना एलिजिबल बनाता है कि आप गुड्स को सर्विस के डिफरेंस कर सकें। बस इतना बहुत है आपके लिए। अच्छा चलिए हम अलग अलग समझ गए। अब सर बार बार आप एक बात बोल रहे थे कि कंसीडरेशन कंसीडरेशन, और जिसके ऊपर आपने डेफिनेशन का एक वीडियो भी दे रखा है। तो क्या कंसीडरेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर कंसीडरेशन नहीं होगा तो टैक्स नहीं लगेगा? कंसीडरेशन क्या हर एक के लिए इम्पोर्टेंट है? जिन लोगों ने पहले मेरी क्लास करी हुई है तो वो इस बात को समझ रहे होंगे कि मैंने एक ढाबे का एग्जाम्पल दिया था, और वहाँ पे बस वाले को दिया था, ड्राइवर जो कि पैसेंजर को लेकर के आया था। एक बार जब पैसेंजर नहीं थे बस में तो भी वो ढाबे पे जा करके रोकता है बस और खाना खाता है। उस समय उसको पैसे देने पड़ते थे, मगर जब वो पैसेंजर ले करके आता है तो ढाबे वाला उस पैसेंजरों को खाना खिला करके अपना पैसा एडजस्ट कर लेता है। एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए रिपीट किया
ये बताने के लिए कि कंसिडरेशन देखिए दोनों ही कंडीशन में था, चाहे तो उसने सर्विस डायरेक्टली प्रोवाइड करी एज ए एजेंट होकर के या नहीं करी। जब उसने सर्विस प्रोवाइड कर दी पैसेंजर को ला करके तो उसका कंसिडरेशन एडजस्ट हो गया, क्योंकि उसने उसके बदले में सेवा कर दी, पैसेंजर को फ्री में पैसेंजर को ला करके दे दिया और फ्री में खाना खा लिया। और अगर उसने पैसेंजर को ला के नहीं दिया तो कंसिडरेशन में उसको कैश देना ही पड़ेगा। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, वेदर सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट कंसिडरेशन इज लायबल फॉर टैक्स। तो अगर किसी में कंसिडरेशन नहीं है तो क्या टैक्स हमारे पास होना जरूरी है? तो देखिए द एक्टिविटी एमुलेटेड इन शेड्यूल 1, तो शेड्यूल 1 आपने बता ही दिया, विल क्वालिफाई एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, इसीलिए वो लिस्टिंग ही अलग कर दी गई। तभी बार्टर सिस्टम है और सिंपल अकॉर्डिंगली सच सप्लाई इन एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन आर लायबल टू टैक्स। टू इलस्ट्रेट फॉलोइंग द एक्टिविटीज विच विल क्वालिफाई सप्लाई इन द एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन। तो अभी तक आप कंसिडरेशन का मतलब समझ गए, जो एग्रीमेंट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था रिटर्न होने का पार्ट समझ गए। सेलर जब भी देता है तो वो कंसिडरेशन ले लेता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको मैनेज कर लेता है। मगर कुछ ऐसी भी कंडीशंस हैं कि जिसमें अगर कंसिडरेशन नहीं है तो फिर करेंगे। याद करो एक ट्रांसफ़र का पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में तुम लोगों को बताया था, तो उसके लिए शेड्यूल 1 दे रखा है। और शेड्यूल 1 में देखिए पॉइंट, उनके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देने चाहिए। परमानेंट ट्रांसफर or disposal of business assets where input tax credit has been availed on such assets। सर क्या मतलब? मतलब तो बड़ा गंभीर है बच्चों, मगर समझिए, इनपुट टैक्स आप ले रहे हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं, इसका मतलब है कि जब परचेज किया होगा तो उसके ऊपर टैक्स दिया होगा कि नहीं दिया होगा? हाँ सर दिया तो होगा। तो जब आपने टैक्स दिया है तो वो टैक्स के दायरे में आ गया। अब आपकी मर्जी है कि आप आगे उसके ऊपर क्लेम करें या उसके ऊपर क्लेम नहीं करें। देन अब इसके ऊपर रेट जो हैं वो क्या सर हमें याद करने पड़ेंगे? नहीं, याद नहीं करने पड़ेंगे रेट। बस आप इतना ध्यान रख लीजिए कि परमानेंट ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अदर देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक ये टर्म यूज करिएगा, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन रेस्पेक्ट ऑफ परमानेंट जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आईटी टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है भैया कुछ बंद करो। स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ये इसलिए मैंने बोला बंद करो क्योंकि यहाँ सब इन्वर्टर के ऊपर एकदम आ गया, लाइट चली गई है। चलिए बहरहाल मैं जल्दी जल्दी कवर अप करता हूँ। 1 मिनट, ये फैन भी बंद कर दो, लोड नहीं ले रहा है। लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो। 1 मिनट बेटा, जरा मैं 1 मिनट स्टूडेंट्स।